हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गोयल और मैं अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा ग्राफ, जिसका हमारे सिलेबस में नाम दे रखा है ब्रीफ रिव्यू ऑफ ग्राफ। ब्रीफ रिव्यू का मतलब है कि हमें बस ग्राफ की जो भी मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हीं को पढ़ना है। ज़्यादा इनकी डिटेल के बारे में हमें नहीं पढ़ना, बस हमें ये पता करना है कि कौन सा नाम किस टाइप का ग्राफ को डिनोट करता है, क्योंकि आगे हमें उन ग्राफ्स को यूज़ करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। मैं बता दूं आपको कि मेरा जो भी सिलेबस है वो सिर्फ आईपीयू के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जिसका भी सिलेबस मेरे से मैच होता हो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उन टॉपिक्स को ढंग से आपको समझा सकूं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ। अ ग्राफ जी इज़ अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग टू सेट्स वी एंड ई, where V is a non-empty set of vertices and E is a non-empty set of edges। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हम एक ग्राफ को G तभी कहेंगे जब हमारे पास उसमें दो चीज़ें हों, एक V हो और एक E हो। V क्यों क्या डिनोट कर रहा है? हमारा वर्टिसेस, और E हमारा डिनोट कर रहा है एजेस। V इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस, मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि कम से कम एक वर्टेक्स तो हो ही, और E इज़ एन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एजेस, मतलब कम से कम एक एज हो। इसका मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया है, दो V है हमारे पास और एक एज है, दो वर्टिसेस को एक एज से कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, अब हम इसी टर्मिनोलॉजीज को स्टडीज करेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी है ट्रिवियल ग्राफ। अ ग्राफ कंसिस्टिंग ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एज। ट्रिवियल ग्राफ वो होता है जिस ग्राफ में हमारे पास सिर्फ एक वर्टेक्स हो और कोई भी एज ना हो। जैसे ये एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स को हम ऐसे एक सर्कल से डिनोट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अगला है हमारे पास नल ग्राफ। अ ग्राफ कंसिस्टिंग एन वर्टिसेस एंड नो एजेस। इसका मतलब नल ग्राफ वो होता है कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस तो हों पर एज एक भी ना हो। जैसे हमारे पास चार वर्टिसेस हैं पर एज एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा नल ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ। अ ग्राफ कंसिस्ट द डायरेक्शन ऑफ एजेस, देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। अब हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और हमें हर एज की डायरेक्शन गिवन है कि हमारा जो एज है वो V1 से लेके V2 तक है, हमारा जो E3 एज है वो V4 से लेके V2 तक है। अगर हमारे पास एजेस की डायरेक्शंस गिवन हो तो हम उसे कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, और अगर हमें डायरेक्शन ना गिवन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगला देख लेते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अ ग्राफ विच इज नॉट डायरेक्टेड देन इट इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। इफ एज हैविंग द सेम वर्टेक्स as both its end vertices is called self loop। सेल्फ लूप वो होता है कि जब एक वर्टेक्स के पास से ही एज निकल रही हो और उसी पे जाके ख़त्म हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसी के ऊपर एक लूप बन गया तो उसे हम कहेंगे सेल्फ लूप। इस ग्राफ में हम देखते हैं जैसे हमारे पास V3 वर्टेक्स है, इस V3 वर्टेक्स में हमारे पास एज है E3 जो कि उसी से ओरिजिनेट हो रहा है, उसी पे एंड हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है? सेल्फ लूप है। मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, आप इनको बस एक एक लाइन के नोट्स हैं, इनको पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि कौन सा ग्राफ क्या बताता है। ठीक है, अगला ग्राफ है हमारे पास प्रॉपर एज। एन एज विच इज़ नॉट सेल्फ लूप इज कॉल्ड प्रॉपर एज। अगर किसी एज के पास सेल्फ लूप नहीं है तो उसे हम प्रॉपर एज कहेंगे। मल्टी एज, अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर एजेस हैविंग आइडेंटिकली एंड पॉइंट्स। मल्टी एज वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एजेस के पास सेम पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास दो वर्टेक्स है V1 और V2, इसमें हमारे पास तीन वर्टेक्स के सेम एंड पॉइंट्स हैं, जैसे E1, E2, E3। इन तीनों के हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या है? सेम है, V1 और V2 दोनों एक ही से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम पे ही ख़त्म हो रहे हैं। E1, E2, E3 आर मल्टी एजेस, तो हम इसे क्या कहेंगे? मल्टी एज। अगला है हमारे पास सिंपल ग्राफ। अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप एंड मल्टी एज। सिंपल ग्राफ वो होता है जिसके पास कोई भी सेल्फ लूप ना हो या फिर कोई भी मल्टी एज ना हो। अगला है मल्टी ग्राफ। अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप बट कंटेन मल्टी एज इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जिसमें सेल्फ लूप तो ना हो पर मल्टी एज हो। जैसे हम देख सकते हैं इस ग्राफ में हमारे पास कोई भी सेल्फ लूप नहीं है,
कोई भी एक ऐसा एज नहीं है जो खुद ही से ओरिजिनेट हो रहा है और खुद ही वर्टेक्स पे ख़त्म हो रहा है, पर हमारे पास इधर मल्टी एज बन रहा है क्योंकि हमारे पास E4 और E5 के लिए सेम ही स्टार्टिंग पॉइंट है और सेम ही एंडिंग पॉइंट है, तो इसमें हमारे पास मल्टी एज है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मल्टी ग्राफ। अगला है हमारे पास सूडोग्राफ, कंटेन्स बोथ सेल्फ लूप एंड मल्टी एज। एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास दोनों चीज़ें हो, सेल्फ लूप भी हो और मल्टी एज भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, सूडोग्राफ कहेंगे। ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे पास इस डीए के अकॉर्डिंग वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। ये बस छोटे मोटे एक लाइन के वर्ड्स आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछे नहीं जाएंगे। ये हो सकता है कभी किसी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन में आ जाए, तो इसलिए मैं बस सबकी टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ आपको, सबकी एक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन बाय चांस आ जाए तो आप उसे छोड़े ना। इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी, let EK be the edge joining two vertices VI and VJ. Then EK is said to be incident of VI and VJ. सबसे पहले हम इंसिडेंस के बारे में देखते हैं। इंसिडेंस क्या होता है कि अगर हमारे पास एक एज है, हमारा हमेशा एक एज किन्हीं दो वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा होगा, तो हम कहते हैं कि जो हमारा वो एज है वो है इंसिडेंस ऑफ उन दो वर्टेक्स के। जैसे हमारे पास इधर एज है E2, ये हमारे दो वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है V1 और V2, तो हम कहेंगे E1 इज इंसिडेंस ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, इसमें यही लिख रखा है, लेट EK बी दी एज, EK कोई भी एज हो सकता है जैसे E1, E2, E3, बी दी एज ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस VI एंड VJ, जो कि दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है VI या VJ। I कैन बी एनी नेचुरल नंबर, J कैन बी एनी नेचुरल नंबर। देन EK is said to be incident of VI and VJ। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, EK हमारा E2 हो गया और VI और VJ V1 V2 हो गए, तो E2 is incident of V1 and V2। Two vertices are said to be adjacent if there exists an edge joining the two vertices। अब हम adjacency की बात कर लेते हैं। हम किन्हीं दो vertices को adjacent तभी कहेंगे जब हमारे पास उसके corresponding एक edge होगा। जैसे ये एक तरीके से इंसिडेंस का उल्टा है। जैसे हमारे पास एक एज है जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है, तो हम कह देते थे कि दैट एज इज इंसिडेंट टू इट्स वर्टिसेस। वैसे ही हम एडजेसेंसी के लिए क्या कहेंगे कि वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू द एज। जैसे हमारे पास यहाँ पर है V1 और V2 और ये हमारे किससे ज्वाइन हो रहा है, E2 से। ये दोनों किससे कनेक्ट हो रहा है, E2 से, तो हम क्या कहेंगे, V1 एंड V2 आर एडजेसेंट टू E2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल V1 और V3 है, तो V1 और V3 इज एडजेसेंट टू E1। वैसे ही E1 इज इंसिडेंट टू V1 एंड V3। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे आगे काम आएगा, इसलिए इसको ढंग से समझ लें और इसको ढंग से पढ़ लें। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स को हम D ऑफ V से भी डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ वर्टेक्स होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन V एंड सेल्फ लूप आर काउंटेड ट्वाइस। डिग्री ऑफ वर्टेक्स होता है कि जितने नंबर ऑफ एजेस हमारे जिस वर्टेक्स पे ख़त्म हो रहे हैं उन्हें हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहते हैं। उस वर्टेक्स पे जितने भी एजेस हैं उसे हम काउंट करते हैं और उसे ही हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। और अगर हमारे पास उस वर्टेक्स पे सेल्फ लूप है तो हम उसे दो बार काउंट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उससे निकल भी रहा है और उसी में एंड भी हो रहा है, इसलिए हम उसको दो काउंट करेंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले V1 के लिए काउंट करते हैं, V1 में हमारे पास कितने एजेस हैं, दो एजेस हैं, तो हमारे पास डिग्री ऑफ V1 क्या हो गई, 2। V3 के लिए देखते हैं, डिग्री ऑफ V3 क्या होगी, हमारे पास 2 ही होगी। ऐसे ही डिग्री ऑफ 7 होगा 1, क्योंकि एक ही एज है। डिग्री ऑफ V2 देखते हैं, डिग्री ऑफ V2 में हमारे पास एक तो ये वाली एज है जो V1 और V2 को कनेक्ट कर रही है, एक एज है V2 और V4 को कनेक्ट करने वाली, दो एजेस तो ये हो गई। और फिर हमारे पास देखते हैं V2 के पास एक सेल्फ लूप भी है, तो इसका मतलब हम सेल्फ लूप को कितना काउंट करेंगे, 2। तो 2 + 2 4, इसका मतलब डिग्री ऑफ V2 क्या हो गई, 4 हो गई। डिग्री ऑफ V2 4। जैसे हमारे पास इस ग्राफ में एक V8 एक ट्रिवियल फॉर्म में पड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि हम इसके पास कोई भी एज नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अगला हम देखते हैं आइसोलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स। वर्टेक्स हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड अ वर्टेक्स हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स। ये आप लाइन से समझ गए होंगे कि जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है उसे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं और जिस की डिग्री 1 होती है उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं।
अगला 14 ग्राफ देखता हूँ, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ. A graph with finite number of vertices and edges is called finite graph, otherwise it is infinite graph. इसमें finite number of vertices या edges होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, finite, नहीं तो infinite. Complete graph. A simple connected graph is said to be complete if each vertex is connected to every other vertex. हम एक ग्राफ को कनेक्टेड तभी कहेंगे जब, कंप्लीट तभी कहेंगे जब उसका हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा हो. जैसे ये वाला वर्टेक्स है, ये इसे कनेक्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास एक ही वर्टेक्स है, और यही वाला इसको भी कनेक्ट कर रहा है. अब हमारे पास ये 3 वर्टेक्स है, इसमें देखते हैं ये वाला वर्टेक्स हमारे इन दोनों वर्टेक्स से भी कनेक्टेड है, ये वाला वर्टेक्स भी हमारा इन दोनों वर्टेक्स से भी कनेक्टेड है. इस ग्राफ में हमारे पास हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है किसी एक एज से. जैसे ये वाला वर्टेक्स इन चारों से कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये वाला वर्टेक्स भी इन चारों से कनेक्टेड है डायरेक्टली. ऐसे ही सारे वर्टेक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट ग्राफ कहेंगे. अगला है रेगुलर ग्राफ. अ ग्राफ जी इज सेड टू बी रेगुलर इफ एवरी वर्टेक्स हैज द सेम डिग्री. If degree of each vertex of the graph G is k, then it is called k regular graph. अगर हमारे पास कोई ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है तो उस हमें क्या कहेंगे, वो एक रेगुलर ग्राफ है. और वो किस टाइप का रेगुलर ग्राफ है, जो भी उसकी डिग्री होगी वही वो उसका रेगुलर ग्राफ कहलाएगा. जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है G जिसकी हमारे पास डिग्री है हर वर्टेक्स की 2. जैसे हम देख सकते हैं इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इस वर्टेक्स की भी डिग्री 2 है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 एजेस हैं, इसके पास भी 2 ही एजेस है. हर की वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये एक रेगुलर ग्राफ है. और कौन सा रेगुलर ग्राफ है, ये एक 2 रेगुलर ग्राफ है. क्यों, क्योंकि हर की डिग्री 2 है. यहाँ पर मैंने लाइन में बता रखा है, इफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी इज के. अगर कोई भी ग्राफ जी की डिग्री एक के है तो हम उसे क्या कहेंगे, के रेगुलर ग्राफ. जैसे इधर हम देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 4 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 4 रेगुलर ग्राफ. अगला है बायपार्टेड ग्राफ. ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायपार्टेड ग्राफ. ये हमारे को आगे अगले यूनिट्स में भी यूज आएगा. बायपार्टेड ग्राफ को हम क्या देते हैं, बायग्राफ भी क्या देते हैं, बायपार्टेड ग्राफ भी क्या देते हैं. इफ द वर्टेक्स सेट V of a graph G can be partitioned into 2 non-empty disjoint subsets X and Y in such a way that the edge of G has one end in X and one end in Y, then G is called bipartite. अभी आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा होगा, मैं पहले आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर आपको स्टेटमेंट बढ़ के बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगी. एक एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल में हमारे पास 7 वर्टेक्स है. अब हमें इसको ऐसे अरेंज करना होता है, इसके वर्टिसेस को ऐसे अरेंज करना होता है कि कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स किसी सेम सेट पे ना हो. जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम स्टार्ट करें अपने वर्टेक्स V1 से. अब हमने V1 को एक सेट में रख लिया, मान लिया X. अभी इसको भूल जाते हैं, हमने इसे एक सेट में रख लिया X, दैट इज V1. अब हम देखेंगे V1 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं. V1 के एडजेसेंट वर्टेक्स हैं V2 और V7. तो जो भी उसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उन्हें हम उसके सेम सेट में ना रख के उसको हमेशा उसके दूसरे सेट में रखते हैं. जैसे हमने इधर V2 और V7 को कहाँ रखा, उसके दूसरे सेट में. ठीक है, अब हम चेक करेंगे V2 को. अब V2 को देखेंगे तो हम V2 को सेट में अभी नहीं डालते. अभी हम देखेंगे V2 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं. V2 के एडजेसेंट वर्टेक्स है V1, V3 और V6. तो हमें V2 को एक ऐसे सेट में डालना है जिसमें V1 ना हो, V6 ना हो, V3 ना हो. क्यों, क्योंकि वो उसके एडजेसेंट है. तो हमें V1, V3, V6 V2 से दूसरे सेट में डालने हैं. अब हमने V2 हमने देखा था, हमने इस सेट में डाल लिया था, तो इस सेट में ना ही हमारा V1 होना चाहिए, V6 होना चाहिए, ना ही V3 होना चाहिए. तो हमने V1, V6 और V3 किस में डाल दिए, दूसरे सेट में डाल दिए. V1 हमारा पहले से था और हमने V6 और V3 और ऐड कर दिया. अब हम अगला देखेंगे हमारा V3 हम देखेंगे तो फिर हमारे पास जो एडिशन सेट्स होंगे वो होंगे V2 और V5. ये हमारे पास 2 एडिशन वर्टिसेस हैं. तो ये दोनों एडिशन वर्टिसेस हमारी उन सेट में नहीं होनी चाहिए जिसमें V3 है. तो V3 इस सेट में है तो हमारा V2 और V5 किस में होगा, अपोजिट सेट में होंगे. V2 और V5 हमारे अपोजिट सेट में है. ठीक है,
अब V5 को हम चेक करेंगे, V5 को हम चेक करेंगे तो जो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है V4, V3, V6। तो ये तीनों वर्टेक्स हमारे दूसरे में होने चाहिए, दूसरे सेट में होने चाहिए V5 से। V5 हमारा अगर इसमें है तो ये हमारे किस में होने चाहिए, X में। दैट इज़ V6 भी है, V3 भी है, और हम V4 एक और ऐड कर देंगे। ऐसे हम चेक करते रहेंगे हर वर्टेक्स के लिए। हमें देखना होगा कि हमारा जो सेट बना है उन सेट में कोई भी ऐसा वर्टेक्स ना रह गया हो जो आपस में एडजेसेंट हो। जैसे अगर हम ले, हमारे पास अब सेट बना है y, इस सेट में हमने चेक करा V2 और V7 को, V2 और V7, ये रहा V2 और V7, तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमारा सेट अभी तक ठीक है। फिर हमने लेंगे V7 और V5, V7 और V5 भी हमारा एडजेसेंट नहीं है, तो ये भी ठीक है। अगला लेंगे हम V2 और V5, V2 एंड V5, ये भी हमारा एडजेसेंट नहीं है, तो ये हमारा सेट ठीक है। सिमिलरली हम X को चेक करेंगे, और अगर ये दोनों कंडीशन, सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम उसे कहेंगे वो हमारा बायपार्टेड ग्राफ है। स्टेटमेंट से पढ़ के भी आपको समझा देता हूँ। इफ़ द वर्टेक्स सेट V ऑफ अ ग्राफ G कैन बी पार्टीशन इनटू टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स X एंड Y इन सच अ वे। हमने क्या करा कि हमारे पास वर्टेक्स जो V है किसी ग्राफ G का, ये हमारे पास ग्राफ G है जिसका कोई वर्टेक्स V है, उसे हमको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे पार्टीशन करना है कि हम उसके दो नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट सेट्स बना सकें X और Y, ताकि जो भी हमारा एज है ऑफ दैट ग्राफ G इन सच अ वे दैट एज ऑफ G हैज़ वन एंड इन X एंड वन एंड इन Y। इसका मतलब कि हमारे पास जो एज है उसका एक तरफ तो किसी दूसरे सेट पे हो और एक तरफ किसी दूसरे सेट पे हो। ये मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, बायपार्टेड ग्राफ कैसे लिखना है। अब हम इसमें चेक करेंगे, हमारे पास जैसे ग्राफ है, एक V1 है, एक V2 है, इन दोनों को जोड़ने का एज ये है। ये हमेशा हमारा जो एज है इसका एक पॉइंट इसमें दूसरे सेट में और एक पॉइंट दूसरे सेट में, तो ये हमारा बायोग्राफ की डेफिनेशन को प्रूफ कर रहा है। ठीक है, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे हर एज के एडजेसेंट जो भी वर्टेक्स है वो अलग अलग सेट्स में होने चाहिए, या जो मैंने आपको बताया था कि जो भी एडजेसेंट वर्टेक्स है उनको भी हम अलग अलग ग्राफ में लग के इस बायपार्टेड ग्राफ के डिसजॉइंट सेट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेट्स हमारे आपस में डिसजॉइंट्स होंगे। अगला है हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी टू वर्टेक्स। हम एक ग्राफ को तभी कनेक्टेड कहेंगे जब हमारे पास किन्हीं दो वर्टेक्स में कोई रास्ता हो कि हम किसी भी वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पे जा सकें, कोई भी एक ऐसा पाथ हो। जैसे A से D भी हमारे पास एक पाथ है, A से B भी हमारे पास पाथ है, B से D भी हमारे पास पाथ है। ऐसे ही हमारे पास हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स के लिए पाथ है। इफ द ग्राफ इज कनेक्टेड देन इट इज नॉट बायपार्टेड। अगर ग्राफ हमारा कनेक्टेड है तो हम उसे बायपार्टेड नहीं कहेंगे। ये हमारी एक स्टेटमेंट है, हमें याद रखनी होती है। अगला है कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ। इफ every vertex in X is disjoint in every vertex in Y, then it is called a complete bipartite graph. If X and Y condition M and N vertices, then this graph is denoted by K of Mn. अब हम देखते हैं हमारे पास कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ क्या होता है। हमने बायपार्टेड ग्राफ तो देख लिया था, अब कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ क्या होता है। अगर हमारे पास जो भी हमारा सेट है X, उसमें जो भी हर वर्टेक्स है वो हमारे हर वर्टेक्स ऑफ Y से डिसजॉइंट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था बायपार्टेड ग्राफ में, वही चीज़ यहाँ पर कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ में अगर वो चेकिंग भी सॉल्व हो रही है तो मुझे क्या कहेंगे, कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने दो डिसजॉइंट सेट्स लिख लिए हैं X और Y। जैसे V1 अगर हमने लिया तो V2 और V3 हमारा दूसरे सेट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर हमने V2 लिया तो V1 और V4 हमारा दूसरे सेट में होना चाहिए, तो हमने V4 भी इसमें ऐड कर दिया X में। ऐसे ही हमने इसका बायपार्टेड ग्राफ बना लिया जैसे मैंने आपको बताया था। अब हमने इसको चेक करा है कि अगर हम V1 लें तो हमारे पास V2 उसका एडजेसेंट होना चाहिए या V3 उसका एडजेसेंट होना चाहिए, पर ये आपस में हर किसी सेट में जो उसके वर्टेक्स है वो आपस में कोई भी
एक दूसरे से एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय K22। अब इसको हमने K22 से डिनोट क्यों करा है, क्योंकि हमारे पास x में कितने एलिमेंट्स थे 2 और y में कितने एलिमेंट्स थे 2, तो हमने उसको कैसे डिनोट करा K22 से। तो हम इसे कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ को कैसे डिनोट करते हैं K और फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। अब हम चेक करेंगे कि each element of x must be connected to each element in y so that it is called complete bipartite। ये हमारी लाइन है जो हमें complete bipartite को शो करने के लिए यूज करनी है कि हमारा हर एलिमेंट ऑफ x हमारा हर एलिमेंट ऑफ y से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था v1 और v2 आपस में एडजेसेंट है, v1 और v3 आपस में एडजेसेंट है, वैसे ही v4 और v2 आपस में एडजेसेंट होना चाहिए, v4 और v3 आपस में एडजेसेंट होना चाहिए, जो कि है। जैसे हम क्या कहेंगे कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ। अगला हम देखेंगे सब ग्राफ। Let G of V comma E be a graph, then V dash be a subset of V and let E dash be a subset of E whose end points belong to V dash। अब हमारे पास एक ग्राफ G है जिसमें वर्टिसेस V हैं और E नंबर ऑफ एजेस हैं। तो हमने ऐसा V dash लिया है जो कि सबसेट क्या है वर्टेक्स V का, और एक हमने E dash लिया जो कि सबसेट है E का, जिसके एंड पॉइंट्स हमारे V डैश में बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ लिया है G ऑफ V डैश कॉमा E डैश, इसमें V डैश और E डैश हमारा सबसेट है V और E के ही, मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस आर सबसेट ऑफ V एंड E। तो हमारा जो ग्राफ है वो सब ग्राफ होगा पुराने ग्राफ का। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, इसका हम सब ग्राफ कैसे लिखेंगे। जैसे हमने इसका सब ग्राफ लिखा, हम इसके कुछ नंबर ऑफ एजेस हटा सकते हैं या फिर हम इसके कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस हटा सकते हैं। जैसे हमारे पास इधर देखेंगे, हमारे पास इधर 5 एज है, 5 वर्टेक्स है सॉरी, और इधर भी हमारे पास कितने वर्टेक्स है 5 वर्टेक्स है, पर हमारे पास नंबर ऑफ एजेस क्या है कम है। तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स तो सेम है बट नंबर ऑफ एजेस कम है, तो हम इसे क्या कहेंगे उसका सब ग्राफ कहेंगे। ऐसे हम इसके मल्टीपल सब ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हमने अभी इसको कनेक्ट करा है, अगर हम इसको ना कनेक्ट करें तो वो उसका दूसरा सब ग्राफ हो जाएगा, या फिर अगर हम इस एज को भी कनेक्ट कर दें तो वो उसका एक और सब ग्राफ हो जाएगा। तो ऐसे इसके मल्टीपल सब ग्राफ्स हो सकते हैं। अगला है डीकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ। अ ग्राफ इज सेड टू बी डीकम्पोज इनटू 2 सब ग्राफ्स G1 एंड G2 इफ G1 यूनियन G2 इज इक्वल्स टू G एंड G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू नल ग्राफ। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ग्राफ G का, इसमें हमारे पास 7 वर्टेक्स हैं। इसको हमने ब्रेक कर लिया है 2 ग्राफ्स में G1 और G2 में। जैसे हमने इसको V4 और V5 के अलॉन्ग ब्रेक कर दिया है, 2 V4 बना दिए और 2 V5 बना दिए। अब अगर हम G1 और G2 का यूनियन करें तो ये वापस हम देखेंगे, अगर हम दोनों को वापस जोड़ दें तो हमारे पास वापस G फॉर्म हो जाएगा, हमारा प्रीवियस ग्राफ। और अगर हम इसको वापस इंटरसेक्ट कर दें, मतलब इन दोनों में से जो भी कॉमन है वो ले लें। कॉमन क्या है हमारे पास V4 और V5, वो हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एक नल ग्राफ फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा डीकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ होगा, जो कि हमारी स्टेटमेंट थी 2 सब ग्राफ G1 एंड G2 इफ G1 इज इक्वल्स टू G2, G1 यूनियन G2 इज इक्वल टू G एंड G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू नल ग्राफ। अगला है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। टू कनेक्टेड, 2 कनेक्टेड हैं वो हटा दो एंड जो कनेक्टेड नहीं है उन्हें कनेक्ट कर दो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ग्राफ है जिनमें हमारे पास जो एजेस हैं वो जो भी एजेस हमारी कनेक्टेड है उनको हम हटा देंगे, और जो भी एजेस नहीं बनी हुई उनको बना देंगे। जैसे हमारे पास इधर वर्टेक्स U V W X Y Z है, इनमें से हमारे पास जो भी एजेस है इनको हम नहीं बनाएंगे, और जो एजेस नहीं बनी हुई उनको बना देंगे। तो उसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे हमारे पास U से Z तक की कोई एज नहीं है तो हम उसे बना देंगे, हमारे पास U से X तक का कोई एज नहीं है तो उसे भी हम बना देंगे, और जो हमारे पास पहले से ग्राफ में एजेस गिवन है उसे हम हटा देंगे। तो फिर उसका ये कॉम्प्लीमेंट ये फॉर्म होगा, उसे हम क्या कहेंगे इस G का कॉम्प्लीमेंट, इस ग्राफ G का कॉम्प्लीमेंट। अगला है हमारे पास प्लेनर ग्राफ। कोई एज एक दूसरे को कट ना करे। प्लेनर ग्राफ का क्या मतलब होता है कि कोई भी एज एक दूसरे को कट ना करे। अगर हमारे पास एक ग्राफ है, इधर हम देख सकते हैं दोनों एज एक दूसरे को कट कर रही हैं, पर प्लेनर ग्राफ में क्या होना चाहिए, एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। तो हमने जो ये वाली एज है
उसको हमने ऐसे बना दिया है बाहर से, ताकि वो एक दूसरे को कट ना करे। अभी हमारा क्या हो गया, प्लेनर ग्राफ हो गया। अगली आ गई हमारे पास हैंड शेकिंग थ्योरम। ये थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ईजी थ्योरम है। द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ जी इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन जी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। जैसे हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, उसके अगर हम हर वर्टेक्स के डिग्री को सम करें तो वो हमारे ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस आएगी। जैसे हमारे पास इधर वर्टेक्स की हर डिग्री को हमने लिख लिया है। वर्टेक्स ऑफ V1 की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, V2 की 2 होगी, V3 की 2 होगी, V4 की 3 होगी और V5 की 1 होगी। अगर हम इन सब का सम कर लें, 2 + 2 + 2 + 2 3 + 1, इन सब का सम कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। और अगर हम देखें हमारे पास इसमें कितनी एजेस है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर ऑफ एजेस है हमारे पास इस ग्राफ में। तो अगर हम 5 × 2 करें, अगर मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस है उनको डबल करें, 5 × 2 करें, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एजेस, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस आ गई हैं। तो हमारे पास हैंड शेकिंग थ्योरम प्रूव हो गई है। अगला टॉपिक हम देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। लेट Aij डिनोट्स द नंबर ऑफ एजेस। जो Aij है वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एजेस, Vi, Vj, then A is equals to A of ij m × n is called adjacency matrix of G। ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक Aij मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 1 है, जब हमारे पास Vi, Vj पे एक एज होगा। जो हमारा वर्टेक्स है Vi, Vj, अगर हमारे पास दो वर्टेक्स है V1, V2, उन दोनों वर्टेक्स के बीच में अगर कोई एज होगा तो हम उसमें क्या कहेंगे, उस एज को हम 1 के इक्वल करेंगे। और अगर उन दोनों के बीच में एज नहीं होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है ग्राफ का, इधर हमारे पास ये Vi मान लिया हमने, से Vj मान लिया, दैट V1, V2, इन दोनों के बीच में हमारे पास एज है, तो हम उसका Aij क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में एज ना होता तो उसका Aij हम क्या लिखते, 0 लिखते। जैसे हमने इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखा है, हमारे पास A इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। इसमें हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्टिसेस लेते हैं। अब हमने सारे वर्टिसेस को लिख लिया। इसमें हमारे पास कितने वर्टेक्स है, V1, V2, V3, V4, V5, ऐसे हमने लिख लिए यहाँ पर पांचों वर्टेक्स, V1, V2, V3, V4, V5, V1, V2, V3, V4, V5। अब हम देखेंगे V1 से V1 हमारे पास कोई एज नहीं है तो वो 0 हो गया। अगर हमारे पास V1 से V1 सेल्फ लूप होता तो हम उसे क्या लिखते, 1 लिखते। पर अगर हमारे पास इधर कोई भी सेल्फ लूप नहीं है तो हम उसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे 0। ठीक है। अब हमने देखा V1 से V2 क्या होगा हमारे पास, V1 से V2 एक एज है तो उसको हमने लिख दिया 1। अगला देखेंगे हम V1 से V3 हमारे पास कोई एज नहीं है डायरेक्ट, तो हम उसे 0 लिखेंगे। ऐसे ही V2 से, अगर हमने V2 से V2 देखा तो V2 से V2 कुछ नहीं है तो 0। ऐसे ही हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हम बना सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी। जैसे V1, V2 से हमारे पास एक क्या गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, तो हम V1 से V2 में ही लिख सकते हैं कि हमारे पास एक एज है। हम V2 से V1 में एज नहीं लिखेंगे। जैसे हमने V2 से V1 लिखा तो उसमें एज 0 ही माना, क्योंकि हमारे डायरेक्शन उल्टी नहीं गिवन, हमारे पास डायरेक्शन से V1 से V2 ही गिवन है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा V1 से V5 हमें डायरेक्शन गिवन है, इसका मतलब V1 से V5 हम एक एज लिख सकते हैं, लेकिन V5 से V1 हमारे पास कोई एज नहीं है। ठीक है। अब हम सेल्फ लूप को भी देखते हैं। अब हमारे पास इधर सेल्फ लूप भी और मल्टी एज भी है इस एग्जाम्पल में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब हम इसको समझते हैं V1 से V5। जैसे ये हमारा V1 है और ये हमारा V5 है। अब हमारे पास V1 से V5 कितने एज है, 3 एज है, तो हमने इसको क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। सेल्फ लूप के लिए देख लेते हैं V2 से V2। अब ये हमारा V2 है और ये हमारा V2 है। उसमें हमने अब क्या लिखा है, 0 की जगह हमने क्या लिखा है, 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसमें क्या है, सेल्फ लूप है, एक एज है। ठीक है, 1 बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ लूप। अगला हम देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स। लेट G बी द ग्राफ विद m वर्टिसेस V1, V2 टिल Vm। हमारे पास कोई ग्राफ G है जिसमें हमारे पास m नंबर ऑफ वर्टिसेस है और n नंबर ऑफ एजेस है, E1 से लेके En तक। लेट अ मैट्रिक्स M Mij ऑफ m × n डिफाइंड बाय।
जो हमारा मैट्रिक्स है एम ऑफ आई जे, उसमें हम 1 तभी लिखेंगे अगर हमारा वर्टेक्स जो है वो इंसिडेंट होगा किसी एज के, और 0 कब लिखेंगे जब वो कोई इंसिडेंट नहीं होगा। और इसमें एक बात याद रखने वाली ये होती है कि अगर हमारे पास किसी वर्टेक्स से किसी एज पर उसमें सेल्फ लूप फॉर्म हो रहा हो तो हम उसमें क्या वैल्यू लिखते हैं, 2 लिखते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इससे हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमने एक सेल्फ लूप भी कंसिडर करा है ताकि हमारे सारे केसेस कवर हो जाए। इसमें जैसे हमारे पास जो हमारा पिछला एडजेसेंसी मैट्रिक्स था उसमें हम दोनों तरफ वर्टिसेस लिखते थे। इसमें हम यहाँ पर वर्टेक्स लिखते हैं और यहाँ पर एज लिखते हैं। हमारे पास हमने सारे वर्टेक्स लिख लिए इधर v1 v2 v3 v4 v5, और सारे एजेस लिख लिए e1 e2 e3 e4 e5 e6 एंड e7। ठीक है, e7 मिस हो गया तो ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा के e7 को हम क्लोज कर सकते हैं। इससे अब हम देखेंगे कि v1 और e1, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे v1 जो है वो हमारा इंसिडेंट है e1 का, क्योंकि e1 जो है वो v1 से ही ओरिजिनेट हो रहा है या v1 में ही एंड हो रहा है। डायरेक्शनली गिवन तो हम कह सकते हैं कि हमारा e1 जो है वो एडजेसेंट है v1 के, या फिर हम कह सकते हैं v1 इज इंसिडेंट ऑन e1। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे हम देखेंगे v1 से e2, v1 से e2, v1 इधर है और e2 इधर है। v1 इंसिडेंट नहीं है e2 का तो उसे हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, ऐसे v1 और e3 लिखेंगे, v1 और e3 ये भी इंसिडेंट नहीं है तो हम लिखेंगे 0। ऐसे ही हम पूरी टेबल को फिल कर सकते हैं। v2 से e1 देखेंगे, v2 और e1 इंसिडेंट है तो फिर हम उसको 1 लिखेंगे। अब हम केस देखते हैं v3 में। v3 में हम देखेंगे कि v3 हमारा किस किस पे इंसिडेंट होगा। v3 हमारा एक तो e2 पे होगा, e4 पे होगा। जैसे हम देख सकते हैं v3 हमारा एक तो e2 पे है, एक e4 पे है, बाकी में 0 है। और e7 में भी हमारा क्या होगा, ये 2 होगा, क्योंकि हमारा पाथ हमारा क्या है, ये इंसिडेंस मैट्रिक्स है। तो इसीलिए हम इसमें सेल्फ लूप में क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। हमने देखा था हमारा इंसिडेंस जो हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स था उसमें हम सेल्फ लूप में 1 लिखते थे, लेकिन इधर हम सेल्फ लूप में 2 लिखते हैं। अब हमारा v3 v7 पे सेल्फ लूप है, v3 हमारा e7 पे सेल्फ लूप है, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, बाकी टेबल हम फिल कर सकते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंस मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अगला ये पाथ मैट्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम सिर्फ ग्राफ पढ़ रहे होते या फिर हमारा सिर्फ ग्राफ का ही टॉपिक होता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे पाथ मैट्रिक्स, आइसोमॉर्फिज्म, पर ये हमारे इस पॉइंट टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डीयू में आगे नहीं पूछे जाएंगे। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे हैमिल्टोनियन साइकिल पे या फिर यूरेलियन ग्राफ पे। हम स्टार्ट करते हैं यूरेलियन पाथ से। A path is a graph is said to be a Eulerian path if it traverses each edge in the graph once and only once। आप लाइन से समझ गए होंगे कि हमारा यूलेरियन पाथ तभी कहलाएगा जब हम हर एक एजिस से ट्रैवर्स करें, हर एक एजिस से वॉक करें या हर एक एजिस को यूज़ करें, पर कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए और हर एक एज एक बारी ज़रूर आ जानी चाहिए। इसका मतलब सारे एजेस कवर हो जाए और वो रिपीट भी ना करें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा पाथ u e1 v e2 w e3 x e4 एंड y e5 w। अब हमने हर एक एज को कवर करा, e1 e2 e3 e4 e5, e2 e3 e4 e5, पर कोई भी एज रिपीट नहीं हुई और ना ही कोई एज मिस हुई। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, यूलेरियन पाथ है। अब यूलेरियन सर्किट सब एजेस को कवर करें और एजेस रिपीट ना हो एंड जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म हो, मीन्स क्लोज्ड हो, सो उसे हम यूलेरियन सर्किट कहते हैं। यूलेरियन सर्किट क्या होता है कि जब हम जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पर जाके हम अपने सर्किट को एंड करें और हमारे सारे एजेस भी कवर हो जाए और कोई एजेस रिपीट भी ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, यूलेरियन सर्किट कहेंगे। अ कनेक्टेड ग्राफ विच कंटेन्स एन यूलेरियन सर्किट इज कॉल्ड यूलेरियन ग्राफ। यूलेरियन ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें यूलेरियन सर्किट हो उसे हम क्या कहेंगे, यूलेरियन ग्राफ कहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास एक ये ग्राफ है, इसमें अगर हम बी से लिखना स्टार्ट करें, दैट इज बी e1 a e6 e e5 देन b अगेन b e2 c e3 d e4 एंड b। अब हमने b से ही स्टार्ट करा था, b पे ही
एंड कर दिया और हमारे सारे एजेस भी कवर हो गए, E1 E6 E5 E2 E3 E4, और कोई भी एज मिस नहीं हुआ और सारे एजेस कितनी बार आए, एक बार आए। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूलेरियन ग्राफ कहेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, यूलेरियन सर्किट है। ये हमारा सर्किट फॉर्म होगा क्योंकि हमने जहाँ से स्टार्ट करा तो वहीं पर एंड करा, और ये इस ग्राफ में है, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, यूलेरियन ग्राफ कहेंगे। अगला हम क्या स्टार्ट करेंगे, हैमिल्टोनियन पाथ। हैमिल्टोनियन पाथ हमारे सेमेस्टर पॉइंट के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे यूज़ आएगा, तो इसे आप ढंग से समझे। हैमिल्टोनियन पाथ कुछ नहीं है, ये हमारा यूलेरियन पाथ का अपोजिट है। जैसे यूलेरियन पाथ में हमें हर एजिस को एक बार कवर करना था, वैसे हैमिल्टोनियन पाथ में हमें हर वर्टेक्स को एक बार कवर करना है। अ पाथ विच कंटेन्स every vertex of a graph G exactly once is called Hamiltonian graph। ऐसा ग्राफ जिसमें, ग्राफ नहीं सॉरी पाथ होना चाहिए था, ग्राफ की जगह हर जगह पाथ, ऐसा पाथ जिसमें हमारा हर वर्टेक्स सिर्फ एक बार कंसिडर हो। जैसे हमने इधर देखा, ये U से हमने स्टार्ट करा, U E1 V E2, फिर उसके बाद ये हमारा आ गया W के बाद आया हमारा WE5 X E6 Y। यहाँ तक हमारे सारे वर्टेक्स कवर हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हैमिल्टोनियन पाथ हो गया। ये वाला पाथ हमारा क्या हो गया, हैमिल्टोनियन पाथ हो गया। ये पाथ हमने लिख रखा है यहाँ पर। अगला हम देखेंगे हैमिल्टोनियन सर्किट। अ सर्किट दैट पासिस थ्रू ईच ऑफ द वर्टेक्स, a circuit that passes through each of the vertex in a group G exactly once except the starting and the end vertex is called Hamiltonian circuit। एक ऐसा सर्किट जहाँ से हम स्टार्ट करें और वहीं पर जाके हम एंड हो और हमारे हर एक वर्टेक्स कवर हो जाए बिना रेपिटेशन के। जैसे सर्किट दैट पासिस थ्रू ईच ऑफ द वर्टेक्स, हर वर्टेक्स से पास हो एग्जैक्टली वंस, एक बार बिना किसी रेपिटेशन के, एक्सेप्ट द स्टार्टिंग एंड द एंड वर्टेक्स, मतलब स्टार्ट जो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और उसी पे एंड हो रहा है तो वो रिपीट हो सकता है, उसके अलावा कोई और वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, इसका हम हैमिल्टोनियन सर्किट लिखते हैं। इसमें हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होगा, U E1 V E4 X E6 Y E5 W E2 एंड U। हमारा U तो दो बार रिपीट हो रहा है, पर हमने जहाँ से स्टार्ट करा वहीं एंड करा और उस बीच में हमारे सारे वर्टेक्स कवर हो गए, कोई भी वर्टेक्स मिस नहीं हुआ और सब एक ही बार कवर हुए हैं एक्सेप्ट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। पर हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम इसमें लिखना स्टार्ट करें, दैट इज U E1 V E2 W E5 X E6 Y E4 देन W अगेन E3 U। हमने इधर U से स्टार्ट करा और एंड भी U पे करा, बट हमारा इधर जो W है वो रिपीट हो गया। जैसे हम इधर देख सकते हैं, हमारा W एक बार यहाँ पर आया जब हम इस पाथ से जा रहे थे, और फिर W हमारा फिर दोबारा आया जब हम Y के बाद इससे वापस जा रहे थे। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ, हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट एक और वर्टेक्स आ गया जो रिपीट हो रहा है। तो दिस इज नॉट एन हैमिल्टोनियन सर्किट एट W इज रिपीटेड ट्वाइस। जहाँ पर ये रिपीट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिकुलेशन पॉइंट। अगला हम देखेंगे हैमिल्टोनियन ग्राफ। अ कनेक्टेड ग्राफ विच कंटेन्स हैमिल्टोनियन सर्किट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। जिस ग्राफ में हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट हो उसे हम क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ हो कहेंगे, और वो कनेक्टेड भी होना चाहिए। सिमिलर है बिल्कुल जैसे मैंने यूलेरियन ग्राफ में पढ़ा था, ठीक है। हमारा अबव एग्जाम्पल 1, जैसे हमारा जो ये वाला एग्जाम्पल है ये भी एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है, पर ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है, बट इसमें हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट है। हम ये वाला पॉइंट देखते हैं कि अगर किसी ग्राफ में वर्टेक्स कम है और एजेस ज़्यादा हैं तो उसमें हैमिल्टोनियन सर्किट हो सकता है, लेकिन यूलेरियन सर्किट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एज रिपीट हो जाएगी जब हम उसे क्लोज सर्किट बना रहे होंगे। जैसे हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, इसमें हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास किसी ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस कम है और एजेस ज़्यादा हैं तो उसमें हम हैमिल्टोनियन सर्किट तो बना पाएंगे, लेकिन यूलेरियन सर्किट हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एज रिपीट
हो जाएगी। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है, हमने इस एग्जांपल में ये देखा है कि अगर हम इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट ढूंढें तो हमारा हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होगा, ये वाला होगा। आप चेक कर सकते हैं कैसे ये वाला होगा, V1 से V2, V2 से V6, देन V8, V4, V3, V7, V5, V1। जहाँ से स्टार्ट करा वहीं एंड हो गया और सारे वर्टिसेस भी कवर हो गए। तो ये हमारा क्या है, एक हैमिल्टोनियन सर्किट है। बट अगर हम सारी एजेस कवर करके यूलेरियन ग्राफ बनाएंगे तब कोई ना कोई एज रिपीट हो जाएगी और वो यूलेरियन सर्किट नहीं होगा। अब इसमें यूलेरियन सर्किट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें सारी एजेस कवर करनी है, अगर हम V1 से ही स्टार्ट करें तो एक ये वाली एज हो गई, देन ये वाली एज हो गई, देन ये वाली एज हो गई, देन ये वाली एज हो गई, एंड देन ये दिस। पर हमारी कोई ना कोई एज मिस हो रही है या कोई ना कोई एज हमें रिपीट करनी पड़ेगी वापस उस एज पे जो मिस है उस पे आने के लिए। तो अगर हमारे पास एजेस ज़्यादा हैं और वर्टिसेस कम है तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ हैमिल्टोनियन सर्किट ढूंढ पाएंगे, यूलेरियन सर्किट उसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं, बट नंबर ऑफ एजेस हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास इसमें कितनी है, 12 वर्टिसेस है। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। ग्राफ्स के लिए यही सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मेनली हमें हैमिल्टोनियन ही करना है जो हमारा आगे पूछा जाएगा, या फिर बायपार्टेड ग्राफ। और बाकी टॉपिक्स सिर्फ एक एक लाइन के थे, वो आप जो भी मैंने नोट्स दिए हैं इनसे पढ़ के भी आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने मेनली इसमें इम्पोर्टेंट हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ था और हमारा जो हमने पीछे पढ़ा था बायपार्टेड ग्राफ, वही 2 टॉपिक्स हमारे मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी एक एक लाइन की डेफिनेशन है ग्राफ की, उन्हें हम पढ़ के समझ सकते हैं। वो कभी भी किसी क्वेश्चन में बीच में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो भी आप उसमें भेज सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके और वो भी काफ़ी अच्छे नंबर से सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को पास करें। थैंक यू, बाय।